सोमवार से मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और मॉनसून सेशन जो है काफी हंगामेदार रहेगा, ये आगाज हो चुका है। जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की पूरी फहरिस्त बना रहा है, एक तरह से कहें उसका सिलेबस जो है ना वो लीक हो गया है, क्योंकि सरकार को पता है किन किन मुद्दों पर घेरेगा, तो तैयारी पूरी है। लेकिन सरकार क्या कुछ सरप्राइज विपक्ष के लिए लेकर आएगी, विपक्ष को ये नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष को एकजुट नहीं रहने देगी, जिसके लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से सरकारी खेमे में सत्ता पक्ष में चल रही हैं। तो मॉनसून सत्र कैसा होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, राहुल क्या कुछ इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, राम मंदिर पर अब तो कुछ न बोलने वाले राहुल क्या सदन के पटल पर कुछ बोलेंगे, अखिलेश का स्टैंड कितना एग्रेसिव होने वाला है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, नीट परीक्षा लीक का मामला क्या कुछ कहेगा, इथेनॉल का मुद्दा कितना उठेगा और सरकार जो है कौन कौन से बिल लाएगी, कौन कौन से सरप्राइजेस लेकर आएगी, इन तमाम पहलुओं पर आज पिनास का पंच में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौंगाकर जी। समीर जी, मतलब हमें तो बादल नहीं गरजते हुए सुनाई दे रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इतना तय है कि मॉनसून सत्र में गर्जना भरपूर होगी, खूब हंगामा होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दौरान नहीं, मानसून सत्र इस बार बहुत हंगामेदार होने वाला है और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस से मानकर चल रही है कि सरकार इस बार कुछ परिसीमन का बिल लेकर आएगी और सरकार के पास जो 17 अप्रैल को सरकार जो बिल हार गई थी वो सरकारी सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। तो विपक्ष का अपना डर है, तैयारी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में विपक्ष में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में टूटी है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद और राज्यसभा के सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, और जिस तरीके से आप देखेंगे उद्धव ठाकरे के पार्टी के सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे का साथ चले गए, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि डीएमके ने जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी बना ली है, तो कांग्रेस उस पूरे सदन के अंदर मुझे लगता है कि अलग थलग पड़ेगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कितना साथ देती है देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सत्र सरकार अपने लिए एक विशेष सत्र बनाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की है, सांसदों को जोड़ा है, तो क्या सरकार कोई बड़ा बिल लेकर आने वाली है? फिलहाल कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर पर चढ़ावा का मामला है, वो मुद्दा है, इथेनॉल वाला जो मामला है उस मुद्दे को लेकर सरकार आगे विपक्ष हमलावर हो सकता है। भूपेन्द्र यादव के अधिकारियों को जिस तरीके से 4 अधिकारियों को हटाए वो एक बड़ा मुद्दा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो वॉर है उसको लेकर एक मुद्दा है। तमाम वांगचुक का जो मुद्दा है वो भी सरकार के विपक्ष के पास मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि विपक्ष ने इसको लेकर कोई होमवर्क किया है। अगर राहुल गांधी 20-20 दिन विदेश यात्रा पे रहते हैं, लौट कर आते हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने न ममता बनर्जी से बात की, न अरविंद केजरीवाल से की, न तेजस्वी से की, न अखिलेश यादव से बात की। सब लोग अगर विपक्ष के लोग एक साथ मिलकर बैठक करते हैं, सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है इस पर चर्चा करके, तो मुझे लगता है कि विपक्ष एकजुट है। फिलहाल सरकार मुझे लगता है कि सारे जो मुद्दे सरकार को लग रहा था कि विपक्ष घेर सकता है, सरकार ने इसको कैसे काउंटर करना है इसकी तैयारी मुझे लगता है कर ली है। लेकिन विपक्ष का मकसद हंगामा मचाना होगा, तो हंगामा मचना तय है। तो हंगामा मचना तो तय है, लेकिन यहाँ पे आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। भाई आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, ठीक है, सोनम वांगचुक को लेकर आपका स्टैंड क्लियर नहीं था, आपको जाना है कि नहीं क्या जाना है। चाहे सभी पार्टियों की विपक्ष की बात करें, बड़े देर से सोकर जागे। भाई अगर आपको मुद्दा बनाना है, आपको उनके साथ खड़े होते हुए देखना है, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाना है, तो आप जाइए, खड़े होइए। वहां पर आपका कंफ्यूजन नजर आया। उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन क्लियर कट नजर आया, आप कुछ बोले नहीं, आपके बयान नहीं सामने आ रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल के मुद्दे पर आपकी पार्टी के दूसरे नेता किस तरह से बोल रहे हैं, मतलब वहां भी अगर आपको मुद्दा बनाना था तो आपको देश में मौजूद रहकर कम से कम उन मुद्दों को जब जब इनको लेकर सियासत गरमाई, जब जब ये मुद्दे पब्लिक के बीच में उठे हैं, तब आपको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था ना सर। निश्चित रूप से राहुल गांधी देखिए आप 20 दिन विदेश यात्रा पे चले गए, जब इतने बड़े मामला हो रहे हैं और राम मंदिर में जो चढ़ावा का मामला था उस पर राहुल गांधी का एक बयान नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया। कांग्रेस उसे मुद्दा बनाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी पंजाब में इतना बड़ा मामला चल रहा है, राहुल गांधी चन्नी से बात करने को तैयार नहीं है। अपने पंजाब में कांग्रेस में बगावत के होने की स्थिति आ गई। आप विदेश से लौट कर आते हो, उसके बाद भी आप पंजाब का मामला सुलझा नहीं पाते हो, आप उत्तराखंड चले जाते हो। जब आपको दिल्ली में बैठकर संसद में सरकार को कैसे करना है, किन मुद्दों पर करना है, संसद में कौन बोलेगा, होमवर्क क्या करना है, आपको उन बातों पे करना है, तब आप जाकर उत्तराखंड चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सत्र कितना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इस सत्र में बिल पास कराने के लिए अपना बहुमत किया है और विपक्ष को लगातार तोड़ा है, ऐसे में तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी को और मजबूत करना था। उद्धव ठाकरे से बात करते, लेकिन राहुल गांधी चूंकि अपनी राजनीति जिस तरीके से लंबे समय से करते आ रहे हैं उसी तरीके से किए। अब कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उस बैठक में राहुल गांधी जाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जाते हैं, किसको भेजते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन समीर जी, राहुल गांधी के एब्सेंस में प्रियंका गांधी भी तो एक्टिव उस तरह से नजर नहीं आई। प्रियंका गांधी कहाँ है? प्रियंका गांधी भी खबर ये आ रही है कि इंडिया में नहीं, पिछले 4 दिनों से वायनाड के अंदर इतना बड़ा भूस्खलन हुआ, क्या प्रियंका गांधी वहां पर गई?
वहाँ से वो सांसद है वायनाड से, राहुल गांधी वहाँ वायनाड नहीं जाते हैं। आप ये कह दे रहे हो कि हमारी वहाँ सरकार है, सांसद के जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे कि देश की राजनीति कहाँ चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह 24 घंटे सातों दिन जिससे कि राजनीति करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, कम से कम हम अपनी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि सरकार निश्चिंत है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में विपक्ष कोई बड़ा सरकार के लिए संकट खड़ा करेगा, ऐसा उनको नजर नहीं आता। मतलब विपक्ष के पास मुद्दे आकर झोली में गिरे थे, एक तरह से कहें पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे थे आपके पास सारे के सारे, लेकिन तब भी आप उन मुद्दों को अगर लेकर सड़क पर नहीं उतर पाए, आप उनको लेकर अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपना पाए, उनको लेकर एकजुट रणनीति नहीं बना पाए, तो भाई इसमें सरकार का नहीं, आपका फेलियर है। आप अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रह रहे हैं। निश्चित रूप से इतने मुद्दे आपको एक साथ अगर झोली में हाँ, आकर गिर रहे हैं आपके पास, सरकार इतना परेशान है। जो हिंदुत्व की सरकार बात करती है वो राम मंदिर चढ़ावे लेकर डिफेंसिव है, उस मुद्दे को आप नहीं उठा पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जब आपके इतने मुद्दे होने के बाद भी आप सरकार के घेरने के लिए कोई व्यापक रणनीति विपक्ष के साथ मिलकर बनाने की स्थिति में नहीं हो, आप संसद से लेकर सड़क तक कोई संघर्ष करने की स्थिति में नहीं हो, सड़क पे आपने एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं किया, ऐसे में संसद में आप क्या प्रदर्शन करोगे? मुझे लगता है ये सबको समझ में आ रहा है। और राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन रहते कांग्रेस कोई बेहतर चमत्कार करेगी, वो इकट्ठे होकर किसी मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। अब राहुल गांधी किस विषय पर बोलेंगे अभी ये तय नहीं है, राहुल गांधी क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता। अच्छे मुद्दे पर राहुल गांधी को जो तैयारी करके आना चाहिए, राहुल गांधी उसमें अपना सेल्फ गोल कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की समस्या है फिलहाल, और कांग्रेस उससे अभी उभरती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए अगर ये मानसून सत्र में अगर विपक्ष को लग रहा है कि हम सरकार को घेरने में सफल होंगे, तो मुझे लग रहा है जब सत्र शुरू होगा तो विपक्ष को समझ में आ जाएगी कि आप हंगामा करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, ये सब तो होगा, लेकिन आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएं, एक सार्थक बहस कर पाएं, सरकार पर कुछ दबाव बना पाएं, कुछ अच्छी चर्चा हमें सुनने को मिले जिसमें ऐसे तर्क हों जहां पर सरकार जो है कुछ बैकवर्ड पर जाती नजर आए, ऐसी तैयारी तो कम से कम फिलहाल नजर नहीं आ रही है। क्योंकि भाई आप विदेश दौरे से अभी अभी लौटे हैं, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, कब रणनीति बनाएंगे, तो कब की बात है। लेकिन इस बीच सर एक तरफ आप देख रहे हैं राहुल और प्रियंका हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र भी नहीं जा पा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आप लगातार तीसरी बार सरकार में आई हुई बीजेपी है, आपकी 20 से ज़्यादा राज्यों में आपके और आपके सहयोगियों की सरकार है, वहाँ पर रात के 2-2 बजे तक मीटिंग होती है। अमित शाह रात के 2 बजे तक मीटिंग करते हैं, फिर सुबह 4 बजे भगवान जगन्नाथ की आरती में शरीक होते हैं। मतलब वहाँ राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। आप मजाक उड़ाइए, आप कुछ भी कहिए कि भाई ये तो इलेक्शन मोड में रहते हैं, भाई ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, जो काम है उसको कर रहे हैं। हमें फिर कांग्रेस को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव, इतना बड़ा चुनाव आपके सामने, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री वहाँ पर है जो 2 बार से मुख्यमंत्री है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लगातार वह लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपको समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, आप अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तो क्या आपने समाजवादी पार्टी से यूपी चुनाव को लेकर कोई बात की? उत्तराखंड में आपकी 2 बार से आप बुरी तरह चुनाव हार रहे हो, क्या आपने वहाँ के हरीश रावत से या वहाँ के तमाम नेताओं से आपने बात की? पंजाब में आपका स्टैंड है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत आधार नहीं है, वहाँ पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आपको बुरी तरीके से हरा दिया, आप 18 सीटों पर समझ गए, पार्टी में बगावत की स्थिति, आपका मुख्यमंत्री बगावत करने की स्टेज पर आ गया। क्या पंजाब को संभालने की आपने कोशिश की? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आपका स्टैंड है, वहाँ समाजवादी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है, क्या गोवा को लेकर राहुल गांधी ने कोई बैठक की? तो मुझे लग रहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ राहुल गांधी नदारत है, तो ऐसा आप चुनाव कैसे लड़ सकते हो? आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, सरकार को घेरने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। सत्ता पक्ष के पास अगर चुनाव में जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, अमित शाह का संगठन है, योगी जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, आप कैसे सामना करोगे? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी मान चुके हैं कि मैं चुनाव ये जीतने वाला नहीं हूँ, अगर किस्मत से जीत गया तो ठीक है, राहुल गांधी ऐसी राजनीति करेंगे। मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्य है और विपक्ष के लिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरीके से नेतागिरी करेगा। या तो राहुल गांधी बहुत सीरियसली राजनीति करे या लीडर ऑफ विपक्ष का नेता छोड़कर किसी और को नेता बना दे। यही तो दिक्कत है, किसी और को नेता बना दें, किसी और को चेहरा आगे ले आए, प्रियंका को जल्दी ले आएंगे तो ना जाने इसको लेकर किस किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से की खबरें निकल कर आती हैं। लेकिन समीर जी, अगर हम बात करें, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, चुनाव है वहाँ पर, अखिलेश ने राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से पुरजोर तरीके से उठाया, एग्रेसिवली वो डटे रहे जिस मुद्दे पर, हालांकि वो भी ज़मीन से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं। राहुल उनको भी कोई सपोर्ट देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब आप देखिए कि कांग्रेस के कई लीडर्स जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें ये चाहिए, हम नई सीटें देंगे तो हम ऐसा कर देंगे। भाई आपको पता है आपकी वजूद क्या है, और उस सब के बीच में भी आप दोस्ती दिखाने की बजाय फूट डालने वाली बातें कर रहे हो।
देखिए, दोनों पार्टियों के जो बड़े नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे लगातार, इमरान मसूद ने जिस तरीके से बयान दिया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिस तरीके से गठबंधन को सीटों के बंटवारे को लेकर बयान आ रहे हैं, वही राहुल गांधी को लग रहा है कि मुसलमान वोट मेरी तरफ से आ रहे हैं तो मैं समाजवादी पार्टी को क्यों और मजबूत होने दूँ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ये डर है कि अगर राहुल गांधी मुसलमानों की ज़्यादा बात करेंगे, राहुल गांधी मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश में मेरा आधार कमजोर होगा। तो दोनों एक दूसरे को मजबूत होने देना नहीं चाहते, लेकिन दोनों इस बात को जानते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कि दोनों एक बिना साथ आए योगी आदित्यनाथ को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे में गठबंधन उनकी मजबूरी है। लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने 37 लोकसभा सीटें जीती है, कांग्रेस ने सिर्फ 4 जीती हुई है, 6 लोकसभा सीटें जीती हुई है, तो कांग्रेस दायरे में रहे। कांग्रेस कहती है कि भाई 50% सीटों का बंटवारा होगा। तो सीटों के बंटवारे पर आपकी सहमति नहीं बन पा रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर अभी ये तय नहीं कर पा रहे, दोनों के नेता मिलकर तय नहीं कर पा रहे। चुनाव के एन वक्त पर आपने अविनाश पांडे को हटाकर कांग्रेस ने वहाँ पर गौतम जी को प्रभारी बना दिया है। तो आप तय नहीं कर पा रहे हो आपको कैसे वहाँ चुनाव लड़ना है। मुझे लग रहा है कि आपसे खिंचतान है जो अंतिम समय तक चलेगी। और योगी आदित्यनाथ के सामने फिलहाल मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर कोई ताकत बन पाएंगे। आज तो योगी जी ने पहले भी एक बार फिर से दोहरा दिया कि भाई इनका कोई चांस है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यही बात है ना कि एक तरफ बीजेपी होती है, जब उसको पता होता है कि भाई सत्ता में मैं अपने दम पे नहीं आ सकता हूँ और मुझे गठबंधन चाहिए, तो छोटा भाई बनने के लिए भी तैयार हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती है। वो बड़ा दिल मजबूरी में ही चाहे दिखाती भी है, क्योंकि उसके लिए जीत बहुत मायने रखती है। यहाँ जीत रहे नहीं हो, हार पे हार मिल रही है, भैया तब तो थोड़े एकजुट हो जाओ, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आपस में। यही कारण रहा है कि देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनके साथ छोटे दल पहले गठबंधन में थे, इनके साथ राजभर गठबंधन में थे, वो इनको छोड़कर चले गए। जयंत चौधरी इनके साथ अखिलेश यादव के साथ पिछले चुनाव के अंदर थे, जयंत चौधरी छोड़ के चले जाते। आप मायावती के साथ लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हो, बाद में मायावती चली जाती है। तो अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन के सहयोगी रहे वो सब छोड़ के चले गए। कांग्रेस इस हैसियत में नहीं है कि किसी को अपने साथ जोड़ सके। तो अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजभर को भी साथ में लेती है, संजय निषाद को भी साथ देती है, जयंत चौधरी को भी वो साथ में लेती है, अनुप्रिया पटेल को भी साथ में लेती है, केंद्र में मंत्री बनाती है, उनके पति को वहाँ पर योगी सरकार में मंत्री बनाती है। तो जिनके 1.5-2% का वोट बैंक है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ती है और सत्ता में आती है। तो अखिलेश यादव न उनको जोड़ पा रहे हैं, न कांग्रेस के साथ गठबंधन सीटों को लेकर कोई सामंजस्य बन पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, किस आधार पर होगा, शर्तें क्या होगी, सीटें किस आधार पर बटी जाएगी, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हो, वहाँ पर सवर्णों के लिए बात करने की शुरू कर रहे हैं या अपनी अलग लाइन पकड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, कोई आपस में साझा विचार नहीं। तो ऐसे में दोनों मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे, इसकी संभावना कम नजर आती है। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव मुझे लगता है कि अपने हिंदुत्व पर बढ़ेंगे, या अखिलेश लगता है कि मुझे जिस तरीके से अभी अकेले बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं रही तो मैं अकेले चुनाव पर लड़ूं, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जोड़ेगी नहीं बहुत ज्यादा, उन्हें भी पता है। तो इसलिए बेहतर है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने से कि एकला चलो। एक और सवाल सर, अब फिर मानसून सत्र में एकजुटता उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है, जहां पर आप कोशिश कर सकते हैं वहां पर भी आपको एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं। आप मानसून सेशन के अंदर एनडीए गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। फूट पड़कर एनडीए का नंबर जो है वो 324 तक पहुंच गया है। भाई उन्होंने अपनी प्लानिंग की है, राजनीति है, सब लोग करते हैं, आप उसमें कितने भी उनके ऊपर आक्षेप लगाइए, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। और वो बार बार दोहराती भी है बीजेपी की, भाई जब आपका वक्त था तब आपने क्या कुछ किया था, ये इतिहास गवाह है। सर अब मानसून सत्र की बात कर लें, 13 तारीख तक ये चलने वाला है, 13 अगस्त तक। तो क्या हम उम्मीद करें कि बीजेपी ने भले ही 5 जो बिल हैं वही लिस्ट किए हैं, लिस्ट नहीं किया है परिसीमन बिल, लेकिन 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधन करेंगे तो महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा, परिसीमन जो है वो बिल पास हो जाएगा, ये हमें सुनने को मिलेगा। देखिए, अगर सत्ता पक्ष की अगर आप तैयारी देखेंगे कि सेशन को लेकर जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही, जिस तरीके से सांसद टूटे गए, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने लोकसभा में और राज्यसभा में अपने 2/3 मेजोरिटी को लेकर जिस तरीके से काम किया है, ये इस बात की इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से 17 अप्रैल को सरकार फ्लोर पर हार गई थी, वो अब फ्लोर पर जीतना चाहती है और इस बिल को लेकर आना चाहती है। और इस सेशन के दौरान एक और इम्पोर्टेंट डेट आएगी ना, 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटी थी, तो क्या सरकार 5 अगस्त को ये लेकर बिल लेकर आ सकती है? और 5 अगस्त को लाकर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इस पर जिक्र कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है। सरकार ने अभी चुप्पी साध कर रखी है, लेकिन विपक्ष को डर है और राहुल गांधी लगातार और कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि हम सरकार को बिल पास नहीं होने देंगे। और मुझे लग रहा है कि सरकार ये बिल पास करा लेगी। सरकार की तैयारी दिशा के अंदर है और अभी सरकार को तय करना है कि वो सेशन में लेकर आती है या सेशन के बाद
कोई विशेष सत्र लेकर आती है उसमें ही बिल पर मेरे पास को लगता करती है है। सिर्फ कोशिश रहेगी 15 अगस्त से पहले हो जाए, ताकि जब संबोधन हो तो तैयारी उसी हिसाब से है। तैयारी उसी हिसाब से लग रही तैयारी है। उस हिसाब से, और जब सरकार कंफर्टेबल हो जाएगी कि हम किसी भी स्थिति में इस बिल को पास कराने की स्थिति में, और मुझे लग रहा है कि सरकार उस स्टेज पर चली गई है कि उनके पास लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी उन्होंने कर ली है, तो ये आप मान के चलिए कि सरकार इस सत्र में बिल लेकर आ रही है। चलिए, तो फिर समीर जी कह रहे हैं कि भाई जो भी तैयारी है मॉनसून सत्र की, हंगामा कितना भी कर ले विपक्ष, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो एक मोमेंटम आपको सड़क से बनाना चाहिए। सदन में सिर्फ मुद्दा उठा के काम नहीं चलता है ना, पहले आपको एक मोमेंटम बनाना होता है, रणनीति के आधार पर आपसी सहमति बनानी होती है, कंसेंसस डेवलप करना होता है, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि हम इसी पर चलेंगे, कोई भी अलग अलग बयान देता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सड़क, रणनीति और सदन, यहाँ पर जो तैयारी विपक्ष की होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डीरेल दिख रही है, फीकी दिख रही है। और यही वजह है कि आपकी किस्मत में मुद्दे तो बहुत आए, लेकिन आप उसको भुनाने में उस तरह से सदन के भीतर कामयाब होंगे, ऐसा समीर जी को कम ही लग रहा है। लेकिन हाँ, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन करेंगे, तो हो सकता है कि इस मानसून सेशन में कुछ बड़े बिल, जैसे डिलिमिटेशन बिल पास होगा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है महिला आरक्षण का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो कुछ बड़े बिल पास हों और बड़ी घोषणाएं हों, इसकी संभावना ज्यादा है। सरकार की तैयारी इसको लेकर पूरी दिख रही है। सोमवार से सेशन स्टार्ट होगा, हंगामा होगा, गर्मा गर्मी होगी, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होंगे। लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए समीर जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिनास का पंच में इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।